हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया हैं और सभी अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। हम जो है इस चैप्टर में जो इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं हम हमारा टॉपिक जो कि है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हमारा सीएमए इंटरमीडिएट के हमारे ऑपरेशंस मैनेजमेंट में एंड सीएमए फाइनल के स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में जो है कवर है। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें सॉरी, इसमें हमें सिर्फ इतना जो है चेक करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हम जो हमारा प्रोडक्ट फाइनल जो मैन्युफैक्चर कर चुके हैं, हमारे पास अलग अलग तरह के वेयर हाउस हैं। मतलब हर अलग लोकेशन पे हमारे वेयर हाउस हैं और अलग अलग लोकेशन पे हमारे शोरूम्स हैं। तो कौन से वेयर हाउस से माल जो है कौन से शोरूम पे जाना चाहिए, कौन से वेयर हाउस से माल कौन से शोरूम पे जाना चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि देखो, क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। देखो, जैसे कि कंपनी के पास 3 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, एक्स वाई जेड, और उसके पास रिटेल आउटलेट्स है ए बी सी डी ई। ठीक है। अगर मतलब यहाँ पे उसका जो है, यहाँ से जो है माल जो है उसका डिस्ट्रीब्यूट होता है आगे, ये वेयर हाउस कह सकते हो आप, एक्स वाई जेड, और ये उसके जो है शोरूम्स हैं। अगर हम हमारे प्रोडक्ट को अगर हम हमारे एक्स से, मतलब वेयर हाउस एक्स से अगर हम शोरूम ए पे लेके जाएं तो 55 रुपये की कॉस्ट आएगी प्रोडक्ट एक्स को। सॉरी, हम हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन एक्स से अगर शोरूम नंबर बी पे लेके जाए तो 30 रुपये कॉस्ट आएगी। तो हमें ये फाइंड आउट करना है एक्स से, हमें एक्स से कितनी यूनिट कौन से शोरूम पे भेजनी चाहिए, वाई से कितनी यूनिट्स कितने शोरूम पे, एंड जेड से कितने यूनिट्स कितने हमारे आउटलेट्स पे सेंड करें या शोरूम पे सेंड करें कि हमारी कॉस्ट मिनिमम हो। ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। मतलब अगर हमारा प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे इतनी कॉस्ट, यहाँ से आप सेकंड वाले पे लेके जाएंगे तो इतनी कॉस्ट, यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो कॉस्ट इतनी लगेगी पर यूनिट पे। ठीक है। आपको इस कॉस्ट को कम करना है। हमारे पास दो मेथड है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमारे जो बीच में प्रोडक्ट को हमारे फैक्ट्री से हमारे वेयर हाउस, सॉरी, फैक्ट्री से हमारे, या फिर वेयर हाउस से आप कह सकते हो, वेयर हाउस से हमारे शोरूम तक अल्टीमेटली कंज्यूमर जहाँ से परचेज करेगा वहाँ तक पहुँचाने में, या फिर बीच में कोई रिटेलर है, कोई होलसेलर है, किसी को भी पहुँचाने में जो है हमारा कितना खर्चा आएगा पर यूनिट का। आप कह सकते हो ट्रक में लोड करने के लिए, ट्रक में जो आप जाएगा आपका प्रोडक्ट, उसमें कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है। आप इतना एज, अगर आपको कुछ समझ में, अगर अभी कुछ प्रॉब्लम हुई समझने में कि कहाँ से क्या है, तो आप बस इतना समझ लीजिए, जो आपका प्रोडक्ट जो ट्रक में लोड होकर जो ट्रक में जाएगा तो उसकी कितनी कॉस्ट लगने वाली है वो हमें निकालना है। ठीक है। और हमें इस तरह से एलोकेट करना है, कि हमारा जो प्रोडक्ट है, वो हम ऐसे शोरूम पे सेंड करें जहाँ पे कॉस्ट सबसे कम आए। ठीक है। हमारे पास दो मेथड है इसको करने के। एक तो था हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जो कि एग्जाम में बहुत कम आता है, और आता है तो बहुत रेयरली आता है। ठीक है। हमारे पास है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जो कि हम करेंगे। ये सीएमए इंटरमीडिएट में जो है ऑपरेशंस मैनेजमेंट में कवर है, पर सीएमए फाइनल के स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कवर नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, तो फाइनल में ये कवर नहीं है। हम इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो हम देखेंगे। ठीक है। अभी के लिए हम जो फोकस करेंगे वो हमारे पास सेकंड मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। हम फोकस कर रहे हैं वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड पे। अभी आप कुछ भी जो है आपको समझ में नहीं आ रहा क्या मेथड क्या है, अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है आप बस इग्नोर कर दो। सॉरी, आप बस जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप फाइनल के स्टूडेंट तो आप समझ जाएंगे, अगर इंटरमीडिएट के हैं तो अभी जो कह रहा हूँ उसको छोड़ दो, हम इलस्ट्रेशन की तरफ चलेंगे। इलस्ट्रेशन से आप समझ जाएंगे। इतना बस दिमाग में रखना, सिर्फ इतना दिमाग में रखना कि ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है हमें वो सबसे कम से कम करनी है। इस तरह से हमें हमारा प्रोडक्ट जो है वेयर हाउस से या फैक्ट्री से अल्टीमेट जो है हमारे शोरूम तक लेके जाना है, कि उस प्रोडक्ट पे जो ट्रांसपोर्टेशन, जो पहुंचाने की जो कॉस्ट है वो कम आए। बस इस तरह से करना है। इतना आप समझ गए तो आप कर सकते हो। बस अब इलस्ट्रेशन हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक इतना ही है। थ्योरेटिकल पोर्शन आप अपने स्टडी मटेरियल से कवर कर सकते हो। एक बार अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन कवर हो गया, थ्योरेटिकल पोर्शन आप बिल्कुल इजीली कवर कर पाओगे, और इतना कोई टिपिकल भी नहीं है यहाँ, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल पोर्शन आएंगे ये। देखो, देखिए, आई होप आपको क्लियर दिख रहा है। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, ये सीएमए फाइनल के स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल है मेरे पास। ठीक है। सीएमए इंटरमीडिएट में जो आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है वो मैं आपको इंटरमीडिएट के स्टडी मटेरियल से कवर करवाऊंगा, पर फिलहाल मैं सीएमए फाइनल के स्टडी मटेरियल से कवर कर रहा हूँ, और इंटरमीडिएट में भी बिल्कुल सेम है।
ऐसा मत सोचना, कोई ऐसा मत सोचना कि ये क्लास सीएमए फाइनल के लिए है, ये इंटरमीडिएट के लिए भी है। इंटरमीडिएट में सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। इंटरमीडिएट का जो स्ट्रेटजिक कोस्ट सॉरी जो आपने ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो आप पढ़ रहे हो, ये सीएमए फाइनल में एग्जैक्टली आएगा, कोई फर्क नहीं है। तो जो आप ये देख रहे हो ये क्वेश्चन, ये सीएमए इंटर में भी है। ठीक है, कोई कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि इंटरमीडिएट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इंटरमीडिएट के लिए कंप्लीटली एप्लीकेबल है। ठीक है सॉरी, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन पढ़िए। अब मैन्युफैक्चरर हैज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है एक्स वाई एंड जेड, मतलब 3 जगह से वो अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे एरिया में। एक्स से कर सकता है, वाई से या जेड से, ये लोकेशंस होगी आपकी। दी सेंटर है 40 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओके, इन सेंटर के पास जो है 40, 20 एंड 40 यूनिट्स पड़ी हुई हैं प्रोडक्ट की। ठीक है, His retail outlets A, B, C, D and E require 25, 10, 20, 30 and 15 units। मतलब जो इनके आउटलेट्स, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए, जो उसकी रिटेल आउटलेट्स है ए बी सी डी एंड ई, उनको 25 यूनिट्स ए को चाहिए, 10 यूनिट्स बी को चाहिए, 20 यूनिट सी को, 30 यूनिट डी को एंड 15 यूनिट ई को। ये इनकी डिमांड, मैं दोबारा कह रहा हूँ, फोकस करना, डिमांड है। ठीक है, ये हमारे जो रिटेल आउटलेट्स है ए बी सी डी ई, ये इनकी डिमांड है कि हमें 25 यूनिट चाहिए, हमें 10, 20, 30 और 15 इतनी इतनी यूनिट हमें ए बी सी डी ई इन पे चाहिए। ठीक है, और हम जो है इन सेंटर के पास अभी 40, 20 और 40 यूनिट्स, मतलब एक्स वाई जेड फिलहाल जो सप्लाई कर सकते हैं वो 40 यूनिट्स कर सकते हैं, 20 एंड 40 यूनिट ये सप्लाई। मतलब एक्स वाई जेड के पास अभी इतने ही यूनिट्स पड़े हैं, एक्स वाई जेड सिर्फ इतने यूनिट ही सप्लाई कर सकता है, इससे ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, और इनकी रिक्वायरमेंट है कि हमें 25, 10, 20, 30, 15 ये यूनिट्स चाहिए। ठीक है, इतनी हमारी डिमांड है, मतलब इतनी कस्टमर हमारे जो है हमारे शोरूम पे खड़े हो कह रहे हैं इतने यूनिट हमें चाहिए, और हमारे आउटलेट्स कह रहे हैं हमारे वेयर हाउस को, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को, कि भाई इतनी यूनिट पहुंचा दो, हमें इतने यूनिट चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक्स वाई जेड बोल रहे हैं भाई हमारे पास जो है, एक्स कह रहा है मेरे पास सिर्फ 40 यूनिट पड़ी हैं, वाई कह रहा है मेरे पास 20 पड़ी हैं, और जेड कह रहा है मेरे पास सिर्फ 40 यूनिट्स पड़ी हैं। ये यूनिट अब हमें इनको पहुंचानी है, 40, 20 और 40 ए बी सी डी को, और इस तरह से पहुंचानी है कि हमारी जो ये कॉस्ट है ये कॉस्ट कम से कम आए। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमें दी हुई है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मतलब यहाँ से इनको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से रिटेल आउटलेट्स पे जब हम सामान पहुंचाएंगे एक्स वाई जेड से ए बी सी डी ई पे, जब हम हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से रिटेल आउटलेट पे हमारा सामान पहुंचाएंगे, ठीक है, तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इतनी लगने वाली है। अगर हम एक्स से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक्स से हम जो है हमारे शोरूम नंबर ए पे यूनिट पहुंचाएंगे तो 55 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट लगने वाली है। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इलस्ट्रेशन सोल्व करेंगे हम समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी हम रीड कर रहे हैं। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें दी हुई है बिटवीन ईच सेंटर एंड ईच आउटलेट, ईच सेंटर एंड ईच आउटलेट की जो बीच की जो कॉस्ट है वो हमें दी है। एक्स से अगर हम ए पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक्स से मतलब इस वेयर हाउस से अगर इस शोरूम पे हमारे यूनिट जाएंगे, प्रोडक्ट जाएगा, तो एक यूनिट के ऊपर 55 रुपये कॉस्ट लगने वाली है। तो हमें इस कॉस्ट को कम करना है, एंड ईच आउट मतलब ऐसे कम नहीं करना, हमें इस तरह से यहाँ से माल इस तरह से यहाँ पहुँचाना है कि कॉस्ट कम से कम आए। एंड ईच आउटलेट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, आउटलेट के बारे में ये बताया, वी हैव टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब आपको फाइंड आउट करना है आपकी ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मतलब आपको आपकी कॉस्ट ऐसे फाइंड आउट करना है कि यहाँ से जो है हमारा प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाए और कॉस्ट जो है कम से कम आए। ठीक है, कुछ स्टेप्स होंगे, ये स्टेप्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। देखो, जब आप एक दो इलस्ट्रेशन सोल्व कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कैसे हम क्या कर रहे हैं, पर स्टार्टिंग के कुछ इलस्ट्रेशन को सोल्व करने के लिए इन स्टेप को लर्न करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो हम हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 16 को सोल्व करते हैं अभी। जस्ट वेट अ सेकंड। यस, हमें दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 16। आई होप सभी को विजिबल है ना। यस,
हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल 1। हम यहाँ पे लिखते हैं पहले गिवन मैट्रिक्स। हमें दिया क्या हुआ है देखिए, हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम अभी के लिए जैसा क्वेश्चन में दिया है हम वैसा इसको फ्रेम कर रहे हैं। हमें दिए हैं यहाँ आउटलेट्स एंड यहाँ दिया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, तो मैं ऐसे लिखता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। आउटलेट्स में हमें दिया हुआ है ए, देन बी, देन सी, डी एंड ई। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्कुल इलस्ट्रेशन में। देखो सीएमए इंटर के स्टडी मटेरियल में सेम इलस्ट्रेशन है। ठीक है, कोई ये ना सोचे कि सीएमए फाइनल का स्टडी मटेरियल है तो हमारे पास ये इलस्ट्रेशन नहीं है। सीएमए इंटर के स्टडी मटेरियल में भी ये इलस्ट्रेशन है। ठीक है, ये देखिए जैसा भी हमने दिया है वैसे लिखूंगा, 55, 35, 40, 30, 30, 60, बिल्कुल ऐसे ही मैं इनको मेंशन करता हूँ अभी। सॉरी, हमारे पास आएगा यहाँ एक्स, वाई एंड जेड। ये हमें दिया है 55, देन 35, देन 40, देन हमें दिया है 30, 30, देन 60, 40, 100, 95, देन 50, 45 एंड 35, देन दिया हमें 40, 60 एंड 30। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया था। अब आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है, आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा। देखिए अब देखिए आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा सप्लाई, देन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, डिमांड। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे सप्लाई का कॉलम ऐड किया और डिमांड का कॉलम ऐड किया, और बाकी जो क्वेश्चन में दिया हुआ वैसा हमने डिट्टो जो है यहाँ पे मेंशन किया है। देखिए सॉरी, सप्लाई कितना दिया देखो, एक्स वाई जेड। सप्लाई जो है ये एक्स वाई जेड की ही है, एंड ए बी सी डी ई इनके लिए कितनी डिमांड है यहाँ। हमेशा याद रखना डिमांड यहाँ लिखना और सप्लाई हमेशा यहाँ लिखना। देखिए अब हमारे पास ए बी सी डी एंड ई को चाहिए 25, 10, 20, 30, 15 इतने यूनिट्स उसे चाहिए। इसका मतलब ये उसकी डिमांड है, तो हम लिखेंगे 25, 10, 20। यह आएगा आपका 25, 10, 20। देन हमें दिया हुआ है 30 एंड 15, 30 एंड 15। इधर सप्लाई में दिया हुआ हमें, ये देखिए सेंटर के पास 40 यूनिट, 20 यूनिट एंड 40 यूनिट्स ही हैं। मैं कह सकता हूँ कि हमारा एक्स वाई जेड सिर्फ मैक्सिमम इतने यूनिट सप्लाई कर सकता है अभी, 40, 20 एंड 40। अभी सिर्फ इतने यूनिट्स ही इसके पास पड़ी है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास। बस अब हमें जो है क्वेश्चन की बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए अब हम इनका टोटल करेंगे, इसका टोटल आएगा यहाँ और इनका डिमांड का टोटल आएगा यहाँ, और डिमांड और सप्लाई हमारी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमें यहाँ पे कुछ और एडिशन करनी पड़ेंगी। देखो कैसे, ये हमें दी हुई है 100, 40, 40, 80 और 20, 100। ये कितनी दी है हमें 25, 10, 20, 30 एंड 15। ये भी हमें 100 दिए। ये दोनों 100, 100 है, मतलब ये सप्लाई और डिमांड हमारी बराबर है, तो हमें कुछ भी इसमें अब एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर ये दोनों मेरी बराबर नहीं होती, मान के चलो ये 85 आती और ये 100 हो गया, तो यहाँ पे मुझे 15 और ऐड करना पड़ता। तो उसके लिए इनके बीच में मेरे को एक 15 ऐड करने के लिए यहाँ एक डमी ऐड करनी पड़ती। वो हमारे केस जो है सिचुएशन आगे आएगी तब हम देखेंगे। ठीक है, ये हमने अभी बना लिया गिवन प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ से आपका मेन आंसर शुरू होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हमारे पास आएगी टेबल नंबर 2। अब आएगी आपकी टेबल नंबर 2। देखिए, अब इसमें आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, इसमें हमें थोड़ी सी स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये थे हमारे आउटलेट्स एंड ये है हमारा सेंटर। ये हमें दिया हुआ है ए, देन बी, देन सी, डी, देन ई, देन हमने यहाँ मेंशन किया था सप्लाई। अभी तक जितना हमने अभी पीछे किया सिर्फ उतना ही मेंशन किया अभी तक, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, और यहाँ हमने लिखा था डिमांड। इसके अलावा अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। तो जो वैल्यू मैंने लिखी थी वो मैं यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट लिख देता हूँ। ये आएगा 55, 35, देन 40, देन 30, 30 एंड 60, देन आएगा 40, 100 एंड 95, देन 50, 45 एंड 35, देन हमें दिया है 40, 60 एंड 30। ठीक है, हमें हमारी सप्लाई कितनी थी, क्वेश्चन में हमारी सप्लाई थी 40, 20 एंड 40। ठीक है, इसका टोटल आएगा 100 और हमें पता है इसका टोटल भी 100 आने वाला है। जैसा हमने पीछे किया बिल्कुल अभी तक वैसे ही किया है। ये आएगा 25, 10, देन 20, 30 एंड देन 15। अब बताओ, इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हमने पहले स्टेप में क्या किया, जो लिखा था हमने वैसा लिखा, उसमें सप्लाई और डिमांड हमने ऐड कर दिया, सिर्फ हमने ये 2 कॉलम्स ऐड किए। उसके बाद हमने टेबल 2 बनाई, जैसा लिखा था हमने वैसा लिख दिया। इसमें तो कुछ भी नया नहीं किया हमने। अब हमें जो भी ऐड करना है वो अब यहाँ पे और यहाँ पे ऐड करना है। देखो अब कैसे ऐड करना है हमें, हम यहाँ लिखेंगे अब रो पेनाल्टीज, एंड यहाँ पे अब हम लिखेंगे, यहाँ पे हम इसमें जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे कॉलम पेनाल्टीज। कॉलम पेनाल्टीज, देखिए हमने यहाँ मेंशन किया कॉलम पेनाल्टीज। हमें यहाँ थोड़ी सी स्पेस चाहिए, इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, हमें यहाँ पे बीच में इनके स्पेस चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आप अपनी जब आप नोटबुक में सोल्व करें तो यहाँ पे 2 कॉलम छोड़ दीजिएगा, 1 लाइन और 2 लाइन। 1 लाइन में ये मैं सॉरी 1 लाइन में तो ये मेंशन कीजिएगा और सेकंड लाइन आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे जो सेकंड लाइन आएगी उसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर लिखने हैं 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे अब
ये देखिए, ठीक है। स्टार्टिंग में लग रहा है आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, अगर पहले नहीं किया तो स्टार्टिंग में लग रहा है ये थोड़ा सा टिपिकल है, पर लेकिन आप जब एक दो इलस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद इतना ईजी हो जाएगा, आप ये कहेंगे कि बिल्कुल सोल्व करने के में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको जो है एक बार आपके दिमाग में अगर सेट हो जाएंगे तो आप आराम से सोल्व कर पाएंगे कोई भी इसका इलस्ट्रेशन हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। देखिए, रो पेनल्टी नंबर 1 एंड हेयर कॉलम पेनल्टी नंबर 1। अब आपको करना क्या है, अब देखो, सप्लाई और डिमांड के कॉलम को छोड़ दो, ठीक है। सप्लाई और डिमांड के कॉलम को आप छोड़ दो, इनमें देखो अब कहाँ तक, ई तक, ई तक देखो, फर्स्ट रो में सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ तक सबसे छोटा 30, ठीक है 30। अब इससे थोड़ा सा बड़ा, मतलब इसके नेक्स्ट बड़ा वाला देखो आप कौन सा है, 30 के बाद सबसे बड़ा है 40। 40 हमें दो दियो में कोई भी उठा सकते हो आप। 30 के बाद जो सबसे बड़ा, जो इस 30 के बाद नेक्स्ट जो बिग वैल्यू है वो कौन सी है, 40। तो मैं कहूँगा 40 माइनस 30 10। इसमें कोई दिक्कत बताओ, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हमने इसमें लिया जो सबसे छोटी वैल्यू है 30, उससे नेक्स्ट बड़ी वैल्यू कौन सी थी यहाँ 40, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो आया 10। सेकंड में देखो अब 30, सप्लाई मत देखना, सप्लाई में मत देखना, ई तक देखना है 35 एंड 30। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी, सबसे जो फर्स्ट जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 30, उससे नेक्स्ट जो बड़ी वैल्यू है वो है 35, तो इनका डिफरेंस आएगा 5। नेक्स्ट अब हमें देखना है 30 35 95, सबसे छोटी 30, उससे नेक्स्ट बड़ी 35, तो यहाँ पे भी आएगा अब 5, ठीक है। हमें देखना है इनमें से यहाँ तक सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 30, उससे नेक्स्ट बड़ी 35, इनका डिफरेंस। सिमिलरली हम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे 55 35 एंड 40, तो यहाँ पे आ जाएगा इनका डिफरेंस 5, सबसे छोटी 35, उससे नेक्स्ट बड़ी 40, यहाँ पे 30 एंड 30 0, क्योंकि सबसे छोटी 30 है, उससे नेक्स्ट जो बड़ी है वो भी 30 है, 60 मत लेना कहीं 60 सोचो, 30 सबसे छोटी है, उससे नेक्स्ट बड़ा भी 30 ही है, ठीक है। 40 एंड 95, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 55, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट 50 35 एंड 45, तो सबसे छोटा 35, उससे बड़ा 45, ये आएगा 10, ठीक है। देन अब इसमें देखिए सबसे छोटा है 30, उससे नेक्स्ट 40, तो ये आएगा 10, 40 माइनस 30 10, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे और यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू आई है ये। अब इस पे आ जाओ, इसमें देखो सबसे इसके ऊपर ही, अगर यहाँ पे आती, अगर वैल्यू इसमें आती, इसमें, तो हम यहाँ पे देखते, यहाँ पे अगर वैल्यू इनमें आती, कोई भी मान के चलो बड़ी वैल्यू यहाँ आती तो हम इनमें देखते। अब बड़ी वैल्यू यहाँ पे आई है यहाँ पे, तो हम ऊपर देखेंगे, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 40, तो आपको क्या करना है 40 को कर दो कट, 40 को कर दो कट। अब देखो यहाँ पे भी सब सप्लाई और डिमांड का काम अब शुरू होगा। अब सप्लाई में देखो इसके सामने 40 और डिमांड कितनी है 20, इन दोनों में से लोअर कौन सा है 20, तो आप क्या करोगे, यहाँ लिख दो 20, 40 के जस्ट साइड में लिख दो 20, इसमें से ये वाली और ये वाली जोन से वैल्यू छोटी है वो इन दोनों में से माइनस हो जाएगी, 20 छोटी है तो 20 माइनस 20 0, 40 माइनस 20 हो जाएगा आपका 20, ठीक है। और यहाँ पे 0 हो गया, मतलब डिमांड में यहाँ पे 0 है यहाँ पे, तो ये पूरा कॉलम कट जाएगा, अब ये कटेगा और ये कट जाएगा। अब यही सारे स्टेप्स जो हैं दोबारा से रिपीट होंगे, देखो कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप आराम से देखो हो जाएगा। अब आएगा पॉइंट नंबर 2, ये आएगा नंबर 2,
अब देखो ये कट चुकी है, इसको छोड़ देना। अब इसको कंसीडर मत करना। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 30। उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 40। देखो 55 30 सबसे छोटी है इस पूरी रो में 30। उससे नेक्स्ट जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है? 40। तो इनका हम डिफरेंस लेंगे 30 माइनस 40 आएगा 10। देन 60 45 30 तो यहाँ पे आएगा 30 माइनस 35 5। देन 30 35 60 40 सबसे छोटी 30 उससे नेक्स्ट बड़ी 35। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 5। सिमिलरली यहाँ पे तो सेम ही आने वाला है क्योंकि कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ। पहले भी 5 आया था, अब भी 5 आएगा। कैसे? देखो 35 माइनस 40, इधर 30 माइनस 30 0। अब ये पूरी कट चुकी है तो इसको कर देना डैश। ये अब इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ये 0 हो चुका है, ये पूरा कट चुका है। देन यहाँ पे आएगा अगेन 10। 45 माइनस 35, इधर 40 माइनस 30 10। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 10 10 और 10। ये देखो ये तीनों बड़ी वैल्यू है, 10 10 और 10, ये तीनों बड़ी वैल्यू है। इन तीनों में से आप जोन सा आपको अच्छा लगे वो आप पिक कर लो। देखो यहाँ पे 5 5, इन यहाँ पे सभी में चेक किया जाए इधर से इस पूरी में, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? इधर यहाँ पे 10 है 10 है, एंड देन यहाँ पे भी 10 है। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू 10 है। तो आप या तो इसको चूज कर लो या इसको या इसको, पर मैं आपको स्ट्रोंगली स्ट्रोंगली रिकमेंड करूंगा यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना, पहले यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू वो चूज करना। ठीक है, उसमें आपका आंसर लगभग थोड़ी सी जो आगे जाके कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती हैं उनसे जो है कई सिचुएशन में बचा जा सकता है। ये मैंने नोटिस किया है, जब मैंने सोल्व किया मैंने नोटिस किया कि अगर हम यहाँ से जैसे कि अब ये 10 और 10, यहाँ पे भी इनमें से कोई भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, चाहे ये कर लूँ चाहे ये कर लूँ। और यहाँ पे भी 10 है, ये कर सकता हूँ सिलेक्ट, मेरी मर्जी है, इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लूँ। पर लेकिन मैंने ज़्यादातर केस में ये देखा है कि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ना रो में, इस रो पेनल्टीज में, तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी आगे कम हो जाती है काफ़ी। मैंने कई जगह ये बात मैंने नोटिस की है, तो मैं ये वाली सिलेक्ट करूँगा। आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको रो पेनल्टी में सिलेक्ट करना चाहिए। अब देखो 40 50 30 55 सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इनमें से इस पूरी में? 30। देखो पहले यहाँ पे आया था तो हमने ऊपर देखा था, अब इस बार हमने यहाँ सिलेक्ट किया तो हम यहाँ देखेंगे इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 30। तो हम क्या करेंगे? 30 को करेंगे कट। अब इसके यहाँ पे नीचे देखो यहाँ पे है 10 एंड यहाँ पे सप्लाई है 20। 40 को हमने काट दिया था 20। अब इनमें से छोटी कौन सी है? 20 और 10। तो यहाँ पे सबसे जो छोटी वैल्यू इन दोनों में वो है 10। तो मैं क्या करूँगा? 10 को यहाँ से कट करूँगा, यहाँ पे 10 लिख दूंगा, इसमें से 10 माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 10। 20 में से 10 माइनस करूंगा तो बचेगा 10। ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू दोनों जगह से माइनस होगी, यहाँ से भी और यहाँ से, तो 10 माइनस 10 ये हो जाएगा 0। अब अगर ये 0 है तो पूरा जो ये पूरी कॉलम ये कट जाएगी। ठीक है, बस अब हमें लगाना है रो पेनल्टी नंबर 3। ये आएगी नंबर 3। सेम टू सेम वही स्टेप अब फॉलो होंगे, कोई भी स्टेप में जो डिफरेंस नहीं है। देखिए अब इनमें सबसे छोटा कौन सा? 40 50 55। सबसे छोटा 40, उससे बड़ा 50, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 10। 60 45 35, तो 45 एंड 35 का डिफरेंस आएगा 10। देन 30 एंड 35 दोनों का डिफरेंस आएगा 5। देन इधर सेम 5। ये 0 हो चुका है, पूरी रो कट पूरा कॉलम कट चुका है तो ये नील, ये भी नील। देन 35 एंड 45 का डिफरेंस 10। देन सबसे छोटी वैल्यू 30, उससे नेक्स्ट बड़ी वैल्यू 40, इनका डिफरेंस आएगा 10। अब देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है? 10 10 5 5 5 10 10। ठीक है, अगेन इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 10। कौन से सिलेक्ट करें? कोई भी कर सकते हो आप, चाहे 10 ये वाला सिलेक्ट करो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला और चाहे ये वाला। मैं तो ये वाला सिलेक्ट करूंगा, ये वाला 10। अब इस पूरी रो में देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 50 40 55, यहाँ पे है 40। तो 40 को मैंने कट किया। अब देखो यहाँ पे ये है 15 और ये है 10, सबसे छोटा कौन सा है? 10। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10 0, 15 माइनस 10 ये हो जाएगा 5, एंड यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो यहाँ आ जाती है। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ आ जाएगी और दोनों में से माइनस हो जाएगी। और ये अगर 0 हो गया यहाँ पे, ये देखो 0 हो गया, 10 माइनस 10 0, ये 0 हो गया तो मतलब ये पूरी कट जाएगी अब 50 एंड 55। देन नंबर 4। अब हमारे पास आएगी पेनल्टी नंबर 4। अब देखो इधर ये 0 हो चुका है तो इधर हो जाएगा नील। 60 45 35 ये आएगा 10।
देन 30, 35, 40, सबसे छोटी वैल्यू 30, उससे बड़ी 35, तो ये आएगा डिफरेंस 5। इधर देखें तो अब हम 40 माइनस 35, ये हो जाएगा 5। देन इधर हो जाएगा नील, ये हो जाएगा नील। 45 माइनस 35, ये आएगा 10। देन इधर आएगा आपका, देखो इधर ये कट चुका है, तो ये आएगा आपका 60 माइनस 30, ये हो जाएगा 30। ठीक है, क्योंकि ये 40 कट चुका है। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10, 5, 10, 35, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इस पूरी में, 10, 5, इस पूरी में जो ये बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ तक, तो 5, 10, 30 एंड 5 और 10, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 30। हम 30 को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए 30 के ऊपर आइए, कौन सी वैल्यू, ये कट चुकी है, इसको छोड़ देना। अब इन दोनों में से छोटी कौन सी है, तो यहाँ पे है 30, तो 30 को मैं कट करूँगा। ठीक है, इसके सामने है 40 और यहाँ पे है 5, तो छोटी वैल्यू कौन सी है, 5, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 एंड 40 माइनस 5, ये हो जाएगा 35। सिंस ये 0 हो गया तो ये पूरी कट जाएगी। ठीक है, जहाँ जहाँ 0 बनता जाए उसके सामने वाली जो है पूरी रो या कॉलम जो भी बनती है वो काट देना। नाउ अब हमारे पास नंबर 5, पेनल्टी नंबर 5। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसको सॉल्व करने में। अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को ऊपर मेल मेंशन है, उस पर मेल कर सकते हो या वीडियो में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर 5। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, नील। 45 एंड 35, इनका डिफरेंस आएगा 10। यहाँ पे अब बचा हुआ है 35 एंड 40, डिफरेंस आएगा 5। यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे नील, यहाँ पे नील। 35, 45, इनका डिफरेंस आएगा 10। देन यहाँ पे पूरा 0 हो चुका है, तो ये हो जाएगा नील। अब कौन सी वैल्यू बड़ी है यहाँ पे, 10, 5, 10 एंड 5, अगेन 10, तो मैं ये वाला सिलेक्ट करूँगा। कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे ये करो चाहे ये वाला करो, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं ये वाला कर लेता हूँ। इसमें देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 35 एंड 45, तो यहाँ पे है 35, तो मैं 35 को करूँगा कट। एंड देन यहाँ पे देखो 25 है, यहाँ 20 है, छोटी वैल्यू कौन सी है, 20, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20, 0। 20 माइनस 25 आएगा 5 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपका 20, जो सबसे छोटी वैल्यू थी। ठीक है, अब देखो, अब और इसमें पेनल्टी नहीं लग सकती। आपका 0 कहाँ हुआ था, सॉरी 0 यहाँ हुआ था, तो इस ये पूरी कट जाएगी, मैं भूल गया था, ये 0 हो गया तो इसको पूरा काट दोगे आप। ठीक है, अब देखो, अब इसमें रो पेनल्टी वगैरह, कॉलम पेनल्टी वगैरह और नहीं लग सकती। कैसे पता, आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको खुद को पता चल जाएगा। देखो अब यहाँ पे नील हो जाएगा, ये 0 हो गया, यहाँ नील हो जाएगा। यहाँ पे 35 तो है पर दूसरी वैल्यू 40, हाँ दूसरी वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे हम जो है लगा सकते हैं। यहाँ पे ये रो पेनल्टी से वैल्यू निकल आएगी 35 माइनस 45, इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी नील। कॉलम में देखें, अब देखो कॉलम में ये दोनों कट चुके हैं, ये दोनों कट चुके हैं, सिर्फ 40 बचे हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू 40 है और इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब यहाँ पे वैल्यू नहीं निकल सकती अब कुछ भी, तो इसका मतलब अब रो और कॉलम पेनल्टी और नहीं लग सकती। अब आपको यहाँ पे बस सिंपली सोल्व कर देना। जैसे देखो, अब देखो बचा क्या हुआ है, ये कट चुका है पूरा, ये पूरा कट चुका है, ये 40 बचा हुआ है यहाँ, तो देखो 40 और यहाँ पे है 5, अब इसको सिलेक्ट कर लो, 40 है ना यहाँ, तो आप लिखोगे 40 को हम काट देंगे, यहाँ पे है 5 एंड यहाँ पे है 35, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5, 0, यहाँ पे आएगा 5, 35 माइनस 5 हो जाएगा 30। ठीक है, ये हो गया कट। अब और क्या ये 35 बचा हुआ है, 35 को करेंगे कट। ठीक है, अब जो बचे कुछ हैं उनको हम अपने आप कट कर रहे हैं, जो बचे हुए सामने आ रहे हैं उनको हम कट करते जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे और ज़्यादा रो और कॉलम पेनल्टी नहीं लग सकती। ठीक है, और ये कैसे पता चला, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखा था 40 तो अवेलेबल था, पर लेकिन इससे बड़ी कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं थी। इसका मतलब यहाँ की जो वैल्यू है ये वाली, ये मैं नहीं निकाल सकता था। ठीक है, क्योंकि 40 था और उससे बड़ी वैल्यू कोई और वैल्यू बची ही नहीं थी, सिर्फ 40 बचा हुआ था, तो किस में से माइनस करता 40, कुछ भी नहीं बचा हुआ, तो मैं यहाँ पे और कॉलम पेनल्टी नहीं लगा सकता। तो ना तो रो पेनल्टी लगी ना कॉलम, तो अब हम नॉर्मली सोल्व करेंगे, जो बचे हुए हैं उनको कट करते जाएंगे। 40 हमने कट किया, बचा 35, यहाँ पे है 30 और यहाँ पे भी है 30, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 30, 0, 30 माइनस 0, 30, सॉरी 30 माइनस 0, सॉरी 30 माइनस 30, 0 एंड देन ये हो जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, जोन से छोटी वैल्यू होती है वो यहाँ आती है। अब देखो ये सभी 0 हो गए होंगे, 0, 0, 0, 0 और ये भी 0, 0 एंड 0, इसका मतलब बस अब ये सोल्व हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है, देखो
थोड़ा सा इसमें लेंथी प्रोसेस है, पर लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे तो सीख जाओगे। कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए या नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप लिखोगे यहाँ पे टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 3। अब हम टेबल नंबर 3 बनाएंगे, कैसे देखो। और मैं बता दूं, जब आप इसको इसको मैंने तो चलो वाइट शीट पे सोल्व किया, जब आप नोटबुक में सोल्व करो तो इनके बीच में एक एक गैप छोड़ देना, एक्स और वाई के बीच में एक लाइन, वाई और जेड के बीच में एक एक लाइन छोड़ देना, ताकि ये काटने में आपको ये वैल्यू लिखने में ईजी हो। अगर आपने इसको जो है बीच में एक भी लाइन नहीं छोड़ी, आपने जो है इसको बिल्कुल नेक्स्ट लाइन से ही एक्स वाई जेड ऐसे शुरू किया, तो ये आपको जो है कंजेस्टेड हो जाएगा सब कुछ, और ये वैल्यू आप लिख नहीं पाओगे 20, 10, 5, ये लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो इनके बीच में एक एक लाइन छोड़ देना, यहाँ एक्स वाई और जेड इनके बीच में एक एक लाइन छोड़ के फिर लिखना, अगर आप नोटबुक में कर रहे हैं। मेरे तो ये वाइट शीट थी इसलिए इसमें जो है कुछ भी कंजस्टेड नहीं हुआ इतना। टेबल नंबर 3, अब यहाँ पे हमारे आएंगे आउटलेट, आउटलेट एंड यहाँ पे थे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, तो मैंने लिख दिया सेंटर। देन ये थे हमारे पास ए, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई, ठीक है, देन सप्लाई, सप्लाई एंड इधर एक्स, इधर वाई, इधर जेड, ठीक है, एंड इधर आएगी डिमांड। अभी तक तो कुछ खास चेंज नहीं किया हमने, जितना भी था वैसा ही लिखा है हमने, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड करेंगे देखो, अब हमें इसमें कुछ एडिशन करना है। देखो इधर हम लिखेंगे कॉलम नंबर, कॉलम नंबर जिसे हम बोलेंगे यू आई, ठीक है, यू आई, इसे हम बोलेंगे कॉलम नंबर। इधर हम मेंशन करेंगे रो नंबर, सॉरी सॉरी, इधर आएगा कॉलम नंबर, इधर आएगा कॉलम नंबर, इधर आएगा रो नंबर। बाय मिस्टेक मैंने कॉलम नंबर लिख दिया, यहाँ आएगा रो नंबर, ये आएगा रो नंबर, एंड ये आएगा आपका कॉलम नंबर। इसे हम बोलते हैं वी जे, वी एंड जे, एंड इसे हम बोलते हैं यू आई, ठीक है। उसके बाद जैसे जो वैल्यू थी हम वैसे लिख लेते हैं, 55, 35, देन 40, एंड हेयर 30, 30 एंड 60, देन 40, 100 एंड 95, 50, 45, 35, देन 40, 60 एंड 30। सप्लाई कितनी थी 40, 20 एंड 40 की, एंड डिमांड कितनी थी डिमांड कितनी थी हमारी यहाँ 25 की, देन 10, 20, 30 एंड देन 15, एंड इन दोनों का टोटल जो था वो था 100, ठीक है। अब आपको क्या करना है देखो, जहां जहां पे आपने कट लगाए हुए हैं ये और वैल्यू लिखी हुई है, एग्जैक्टली ये वैल्यू लिख देंगे हम। जैसे 30 के ऊपर 10 है, तो देखो मैं कर देता हूँ 30 को काट के 10, ठीक है। अब देखो 40 के ऊपर 20 है, तो मैं करता हूँ 40 को काट के 20। अब यहाँ पे देखो 35 के ऊपर 20 लिखा था, तो मैं करता हूँ 35 को काट के 20। देन उसके बाद हमारे पास था 40 को काट के 5, 40 को कट किया 5, देन उसके बाद हमारे पास 35 को कट किया 30, 35 को कट किया 30, एंड 30 को कट किया 5, 30 को कट किया 5, एंड और कुछ रहता है हमारे पास, यस यहाँ पे था हमारे पास 40 को कट करके 10, ई पे था 40 को कट करके 10, तो यहाँ पर आएगा 40 को कट करके 10,
ठीक है, देख लेता हूँ मैं, सारे कुछ हमने जो है प्लेस कर दिया, जो भी हमने कट आउट किया था। 20 हो गया, 5, 10, देन 20, देन 30, देन 10 एंड 5। यस, नाउ अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको करना क्या है। नाउ आप इसको बना लेंगे ऐसे, रो नंबर एंड कॉलम नंबर। अब आपको करना क्या है, नाउ m प्लस n माइनस 1 शुड बी इक्वल टू, ठीक है। स्टेप नंबर 1 आपने फॉलो किया, स्टेप नंबर 2 में आपने पेनल्टीज निकाली, स्टेप नंबर 3 में आपने ऐसे टेबल बनाई, ठीक है। ये स्टेप नंबर 4 है, ये स्टेप नंबर 4 है। m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इज इक्वल टू 7। m आएगी आपकी नंबर ऑफ रोज, m है आपकी नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। एंड n आएगा आपका नंबर ऑफ कॉलम्स, m आएगा आपका नंबर ऑफ रोज, n आएगा आपका नंबर ऑफ कॉलम्स। सो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ क्या ये 3 प्लस 5 माइनस 1 करें तो 7 आएगा। देखो अब m मतलब नंबर ऑफ रोज 3 प्लस n कितना है 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। 5 और 3 8, 8 माइनस 1 7, 7 इज इक्वल टू 7, ठीक है। 7 इज इक्वल टू 7 आ गया तो हम लिखेंगे हैंस सॉल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट 1, ठीक है। हमें इसे दोबारा से जनरेट करने की जरूरत नहीं है, नॉन डीजेनरेट 1। अगर यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 7 नहीं होता, अगर 7 इज इक्वल टू 7 नहीं होता तो हमें इसमें एक डमी ऐड करना पड़ता, ताकि 7 इज इक्वल, मान के चलो ये 6 होता, ठीक है। 7 इज इक्वल टू 6, तो ये 7 इज इक्वल टू 7 नहीं है तो हम बीच में वो स्लैश लगाते हैं कि 7 इज नॉट इक्वल टू 6। एजम्पशन ले रहा हूँ कि अगर मान के चलो 6 होता है तो यहाँ पे मेरे को इसको 7 को बराबर करने के लिए एक आता, मतलब 1 की कमी होती, ठीक है। तो मुझे एक यहाँ पे एक डमी ऐड करना पड़ता ताकि 7 इज इक्वल टू 7। हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, आगे आएगा क्वेश्चन जहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तब हमें क्या करना है, तब हम वो क्वेश्चन देखेंगे। अभी के लिए दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही जा रहा है, हमें इसमें कुछ भी छेड़खानी करने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। 7 इज इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है। ये स्टेप आपको चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ये दोनों इक्वल ना होते, दोनों इक्वल ना होते तो हम इसमें कुछ एडिशन करते, यहाँ पे पूरे में कुछ एडिशन करते। वो क्या एडिशन है आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ यू आई एंड वीजे। अब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज ऑफ यू आई एंड वीजे। यू आई मतलब रो नंबर एंड वीजे मतलब कॉलम नंबर। यू आई मतलब रो नंबर, वीजे मतलब कॉलम नंबर। हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है यहाँ। तो इसे मैं लिखता हूँ u1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा u2 एंड u3, ठीक है। एंड ये हो जाएगा v1 देन v2 देन v3 v4 एंड v5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आराम से देखना, हमने ये कर दिया u1 u2 u3 एंड v1 v2 v3 v4 एंड v5। हमें इनकी वैल्यूज चाहिए। देखो हमें इनमें से है ना कोई एक को 0 मानना पड़ेगा तभी ये वैल्यू निकल सकती है, वरना ये वैल्यू नहीं निकल सकती, ठीक है। कैसे हमें 0 मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। अभी के लिए अगर आप समझने बैठोगे कि हमने इसको 0, हम इनमें से किसी एक वैल्यू को 0 क्यों ले रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी ये मत समझो कि हम 0 क्यों ले रहे हैं, मैं आपको समझा दूंगा हम 0 क्यों ले रहे हैं। जब आप ये आंसर निकाल दोगे उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा हम इसको किसी एक को 0 क्यों ले रहे हैं। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा इसको 0 लेना, हमेशा रिकमेंड करूंगा मैं आपको u1 को 0 लेना। इसे हमने किया लेट मतलब u1 को हम मान रहे हैं 0 है, तभी ये वैल्यू निकल सकती है। अगर आप इनमें से किसी एक को 0 नहीं मानोगे तो वैल्यू आपकी ये सारी ये नहीं निकल सकती, और हमें इन वैल्यूज को निकालना है।
ठीक है, बिल्कुल स्लो स्लो चलेंगे, कोई आपको मतलब कोई जल्दी नहीं है आपको, आराम से सीखो। u1 को हमने 0 मान लिया। अब हमें u2 u3 और इनकी वैल्यूज निकालनी है, और वही मैंने पीछे मेंशन किया था कि कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ui एंड vj। ठीक है, ये वैल्यू निकलेगी हमारी एलोकेटेड सेल्स के थ्रू। कैसे निकलेगी देखो, हम पहले यहाँ पे लिखते हैं एलोकेटेड सेल्स, एलोकेटेड सेल्स, देन एलोकेटेड सेल्स, देन हम लिखेंगे सी आई जे, सी आई जे, सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये स्टेप आपको लर्न करना पड़ेगा। सी आई जे इज इक्वल टू, जब आप क्वेश्चन सोल्व करो तो आप जैसे मैंने स्टेप्स फॉलो किए हैं, आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखना और उन स्टेप्स को फॉलो करते चलना। जब तक आप खुद से मेरे स्टेप्स को बताए स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप जो है भूल जाओगे बीच में। ठीक है, स्टार्टिंग से वीडियो को चला लेना, साथ के साथ क्वेश्चन ले लेना और उसको स्टेप्स बाय स्टेप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे उसको सोल्व करना। जैसे आप एक इलस्ट्रेशन सोल्व कर दोगे तो कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा कि कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, एलोकेटेड सेल्स बताओ कौन से हैं। देखो हमारे पास एलोकेटेड सेल्स है एक्स से, जिसके ऊपर हमने काटा, ये कहते हैं ना, कट करके काटा लगा के हमने इसकी वैल्यू निकाली है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने ऐसे कट करके वैल्यू निकाली है वो हमारा एलोकेटेड सेल्स है। मैं कहता हूँ एक्स से बी, और ये 10 नहीं आएगा एलोकेटेड पे, ये आएगी 30। एक्स से बी, रुक जाओ अभी देखो, एक्स से बी और सी आई जे आएगा इसका 30। ठीक है, सी आई जे मतलब ये वाली वैल्यू जो कट करने से पहले वैल्यू थी। देन हमारे पास है एक्स से सी जिसकी है 40 वैल्यू, देन आएगा एक्स से सी वैल्यू है 40। देन हमारे पास है एक्स से ई वैल्यू 40, एक्स से ई वैल्यू 40। देन हमारे पास है वाई से ए, वाई से ए वैल्यू 20, वाई से ए वैल्यू 20। देन हमारे पास है वाई से, नहीं और कुछ भी एलोकेटेड नहीं है वाई पे, जेड पे है, जेड से ए 40, जेड से ए 40। देन हमारे पास है जेड से डी 35। ये कटने के जो बाद जो वैल्यू वो मत लेना, कट करने से पहले जो वैल्यू है हमें वो लेनी है। तो हमारे पास आएगा जेड से डी 35, जेड से डी 35। देन हमारे पास है जेड से ई 30, जेड से ई 30। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमें करना कैसे, ऐसे देखो सी आई जे ये है 30, इसके लिए सी आई जे आएगा 30 इज इक्वल टू यू आई कौन सा आएगा, ये हमारे पास है एक्स, एक्स पे यू आई क्या है देखो, एक्स पे यू आई है हमारा 0 जो हमने अज्यूम किया था। तो ये आएगा आपका, मैंने कैसे सोल्व किया, u1 मतलब x पे है तो x पे हमारा u1 आता है। देखो x पे हमारा आता है u1 इसके जो सामने x के, और साथ के साथ हमारे पास b पे क्या आता है, ये रहा b पे आता है v2 प्लस v2। तो मैं कह सकता हूँ इसे 30 इज इक्वल टू u1 हमें पता है 0 जो हमने 0 अज्यूम किया था, प्लस v2। तो मैं कह सकता हूँ कि v2 इज इक्वल टू 30, क्योंकि 0 इधर आके माइनस होएगा तो 30 माइनस 0 इज इक्वल टू v2, तो v2 30। तो v2 की वैल्यू आती है 30। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। देन उसके बाद ये आएगा 40 इज इक्वल टू एक्स मतलब u1 प्लस सी मतलब v3। ठीक है, ये रहा x मतलब u1 एंड c मतलब v3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 इज इक्वल टू u1 हमारा है 0 एंड v3 हमें निकालना है। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका v3 आएगा 40 में से 0 जाएगा तो आपका आएगा 40, तो v3 आपका आएगा 40। ठीक है, ऐसे ही वैल्यू निकाल लेंगे हम। अब हमें दिया हुआ 40 इज इक्वल टू सी आई जे इसका है 40, x मतलब u1 ई के ऊपर है हमारा v5, तो हमारे पास आएगा प्लस v5। तो ये हमारे पास आएगा 40 इज इक्वल टू u1 है 0 प्लस v5।
देन V5 हमारे पास आएगा 40, V5 की वैल्यू आएगी 40, ठीक है। देन 20 इज इक्वल टू, अब हमारे पास स्टार्ट हो गया y मतलब U2 ये रहा, y पे है हमारे पास U2 की वैल्यू हमें पता नहीं है तो छोड़ देंगे। ए पे हमारे पास क्या है, ए पे हमारे पास V1, तो हमें दोनों की ही वैल्यू नहीं पता, ना तो हमें U2 की वैल्यू पता, ना ही हमें V1 की वैल्यू पता, इसको छोड़ दो अभी। देन 40 इज इक्वल टू Z मतलब U3 प्लस, ये देखो Z पे है U3 प्लस ए मतलब V1, देखो ऊपर हमने लिया था ना ए V1, तो ये आएगा V1 की वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। 35 इज इक्वल टू, ये था आपका Z मतलब U3, देखिए Z का मतलब है U3 प्लस डी पे आपका क्या है, डी पे है आपका V4, तो ये आएगा प्लस V4। क्या V4 की वैल्यू पता है, नहीं, V4 की वैल्यू भी हमें नहीं पता तो इसे छोड़ देंगे। देन नेक्स्ट 30 इज इक्वल टू Z मतलब U3 प्लस ई के ऊपर हमें क्या दिया हुआ है, ई के ऊपर V5, हमें पता है इसकी वैल्यू 40 है, प्लस V5, तो हम यहीं से सोल्व करेंगे इसे। 30 इज इक्वल टू U3 प्लस V5 की वैल्यू हमें पता है 40, तो मैं कह सकता हूँ U3 इज इक्वल टू, जब हम 40 को इधर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10, U3 आएगा -10, U3 -10, ठीक है, -10। देन हमारे पास U3 तो आ गया, क्या यहाँ U3 किसी की रिक्वायरमेंट थी, ये रही U3 यहाँ पे चाहिए हमें, तो मैं कह सकता हूँ इसे 40 इज इक्वल टू U3 है -10 प्लस V1, तो मैं इसे कह सकता हूँ कोमा, जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू, V1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो 40 प्लस 10 50, तो V1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 50, ठीक है। अब देखिए, अब हमें यहाँ चाहिए U2 V1, U2 हमें पता नहीं, पर V1 हमारा निकल चुका है, अभी निकाला हमने, V1 आया 50, तो मैं यहाँ से U2 निकाल सकता हूँ। 20 इज इक्वल टू U2 प्लस V1 की वैल्यू है 50, तो जो U2 आएगा वो कितना आएगा, जब मैं यहाँ से इसको माइनस करूंगा तो हो जाएगा माइनस का 30, -30, ठीक है। 50 इधर आगे माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा -30, तो U2 की वैल्यू हमारे पास आई -30, ठीक है। अब देखिए U3 एंड V4, हमारे पास यही बचता है, हमारे पास U3 है पर V4 नहीं है, देखो U3 है -10 प्लस V4 नहीं है, तो हम यहाँ से V4 निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा, 35 इज इक्वल टू U3 दिया है हमारे पास -10 प्लस हमें V4 निकालना है, सॉरी V4 निकालना है, तो V4 कैसे निकलेगा, अब ये इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45, तो V4 की वैल्यू आएगी 45, ये लो, ये हमने निकाल दी वैल्यू रो नंबर की एंड कॉलम नंबर की। अगर हम इसे जीरो पुट नहीं करते तो इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं निकल पाती, जब हमने इसको जीरो पुट किया उसकी वजह से हमारे पास ये वैल्यू निकली है, ठीक है। तो हमें इन तीनों में से 1 2 3, इन तीनों में से कोई भी हम जीरो पुट कर सकते हैं, कोई भी, आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है, जौन सा आपको अच्छा लगे आप उसको जीरो पुट कर सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा U1 को जीरो लिखना, ठीक है। जितने मैंने क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसके अकॉर्डिंग जब आप U1 को जीरो लेते हैं तो आपके आगे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है, इसको जीरो लेना हमेशा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये स्टेप फॉलो किया और ये स्टेप फॉलो करके हमने ये वैल्यू निकाली, ठीक है, इस टेबल से हमने ये वैल्यू निकाली। कोई पॉज करके अगर इसको नोट करना चाहे तो कर सकता है, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखो बस सिर्फ ये लास्ट स्टेप है, कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी
कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनएलोकेटेड सेल्स। अब आपको निकालना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से मेरा क्या मतलब है, अभी देखो, अगर आप समझने की कोशिश करो, अगर आप समझो अच्छे से, देखो मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो एक्स है, एक्स से जो है बी पे प्रोडक्ट भेज, जहाँ पे मैंने कट किया है इसका मतलब मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक्स से बी पे भेज दो। अब मैंने मेरा प्रोडक्ट एक्स से बी पे मान के चलो भेज दिया। अब एक्स से बी पे भेजने की वजह से ना तो मैं ए पे भेज पाया, ना मैं डी पे भेज पाया। ठीक है, सी और ई पे मैंने भेज दिया, मैं ए और डी पे नहीं भेज पाया। तो ए और डी पे ना भेज पाने की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ वो मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो काम मैं कर सकता था, मेरा सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव जो मेरे पास था और मैं उसको चूज नहीं कर पाया, उसकी वजह से मेरी कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, एक्स को मैं बी पे सेंड कर रहा हूँ, एक्स से यहाँ से जो मेरा प्रोडक्ट है वो मैं बी पे सेंड कर रहा हूँ, लेकिन ए को मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो एक्स से ए पे ना भेजने की वजह से मेरी कॉस्ट कितनी आएगी वो मुझे निकालना है। थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े टाइम बाद आपको बिल्कुल, जब आप एक दो इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लेंगे उसके बाद बिल्कुल आपको ईजी लगेगा। अब आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, मैं इसे जो है नेक्स्ट पेज पे निकाल लेता हूँ, इसमें मेरे पास जो है स्पेस थोड़ा सा इस पर कम है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे हम यहाँ लिखेंगे अनएलोकेटेड सेल्स। ठीक है, क्योंकि हम अनएलोकेटेड सेल्स के लिए निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे अनएलोकेटेड सेल्स, देन सी आई जे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेल्टा आई जे, मतलब चेंज डेल्टा आई जे माइनस, नहीं, डेल्टा आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब डेल्टा आई जे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम डिनोट करते हैं इससे, डेल्टा आई जे से। आप कह सकते हो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा आई जे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ करता हूँ डेल्टा आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। तो हमें निकालना है अनएलोकेटेड सेल्स कितने हैं हमारे पास टोटल। देखो, एक्स से ए, एक्स से ए, इस पे था सी आई जी हमारा 55। एक्स से ए के बाद हमारे पास आता है एक्स से डी 50, देन आता है एक्स से डी 50, देन हमारे पास आएगा सॉरी वाई से बी 30, देन हमारे पास आएगा वाई से सी 100, देन हमारे पास आएगा वाई से डी 45, देन हमें दिया हुआ है वाई से ई 60, देन हमारे पास है जेड से बी 60, जेड से बी 60, देन जेड से सी 95, देन हमारे पास है, बस इतने ही थे हमारे जो अनएलोकेटेड थे। कितने ये 1 2 देन 3 4 5 6 7 एंड 8। क्या हमने 8 लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, अब देखो क्या करना है आपको, डेल्टा आई जे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू सी आई जे कितने 55 माइनस यू आई, एक्स पे यू आई कितना था 0,
ये देखो x पे u1 कितना है 0 प्लस vj मतलब a पे vj a पे v मतलब v1 देखो a पे v1 कितना है 50, तो ये आएगा 50। बस सभी हमें यही कैलकुलेट करना है। ये आएगा 55 माइनस 55। देन मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ सेकंड के लिए 50 माइनस x मतलब u1 0 एंड d मतलब है मेरे पास v4, d मतलब v4 45, तो ये हमारे पास आएगा 45। तो ये आएगा 50 माइनस 45 5। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू 30 माइनस y के ऊपर हमें दिया हुआ है y मतलब u2, y मतलब u2 माइनस 30, तो ये आएगा माइनस 30 प्लस b के ऊपर हमें दिया हुआ है 30। ठीक है, ये देखो b पे हमें दिया हुआ है 30 v2, तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 30 प्लस ये हो जाएगा 0, 30 माइनस 0 आएगा 30। देन हमारे पास आएगा 1 2 3, इसके लिए आएगा डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 100 माइनस y के लिए था माइनस 30, ये रहा y के लिए माइनस 30 हमने ऊपर भी लिया, और c के लिए है 40, c के लिए हमारे पास 40। देन ये हमारे पास आएगा माइनस 30 प्लस 40 इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास प्लस का 10, माइनस 30 प्लस 40 आपके पास आएगा प्लस का 10। 100 में से माइनस करेंगे प्लस का 10 तो आपके पास वैल्यू आएगी 90। देन डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 45 माइनस, देन हमारे पास है ये y एंड d, y मतलब माइनस 30 प्लस d के ऊपर आपको दिया है 45। ठीक है, माइनस 30 एंड d के ऊपर दिया था 45, तो वैल्यू आएगी आपके पास माइनस 30 प्लस 45 प्लस 15, देन 45 माइनस 15 आएगा आपके पास वैल्यू 30। देन डेल्टा आई जे मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू 60 माइनस, देन दिया आपके पास y टू e, y पे हमारे पास दिया हुआ है माइनस 30 प्लस e के ऊपर हमें दिया हुआ है 40, ये हो जाएगा 50। ठीक है, देन डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 60 माइनस, देन z के ऊपर हमें दिया है माइनस का 10 प्लस b के ऊपर हमें मेंशन है 30। ठीक है 30, देन इधर आएगा आपके पास प्लस का 20, 60 माइनस 20 40। ठीक है, इधर आएगा आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू 95 माइनस z के ऊपर क्या है आपके पास, z के ऊपर है आपके पास माइनस 10 प्लस c के ऊपर क्या है आपके पास, c पे दिया हुआ है 40, ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 30 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके पास प्लस का 65। ठीक है, ये हमने निकाल दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब क्या करना है देखो, सिंस वैल्यू ऑफ ऑल द unallocated cells as opportunity cost is non-negative, hence solution is optimum। देखो ये वैल्यू माइनस में नहीं है, कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हमें इसमें अब कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, जो भी हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। कैसे सही है अभी देखेंगे। अब इतना समझ लो, इसमें से कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। अगर वैल्यू कोई नेगेटिव आती तो हमें फिर से एक एडिशनल जो है स्टेप लेना पड़ता। वो स्टेप क्या है हमारे पास आगे सॉल्यूशन में जो आगे इलस्ट्रेशन आएंगी उनमें हमें पता चलेगा। अभी के लिए इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई नेगेटिव होती तो हमें जो है एक एडिशनल स्टेप लेना पड़ता। ठीक है, वो स्टेप हम आगे सीखेंगे वीडियो में। अभी इनमें से कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। और आंसर हमारा क्या है, ये है, देखो आंसर हमारा क्या है, ये एक्स के ऊपर इतनी यूनिट होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ ये एलोकेट किया हमने, वाई से ए पे भेजना चाहिए, वाई फिर जेड से ए पे, जेड से डी पे, यहाँ पे ऐसे ऐसे हमें जो है हमारा
हमारा जो गुड्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए। देखो अब हमें क्या निकालेंगे, हमारे पास अब लास्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब हम निकालेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे हम यहाँ देखते हैं सेंटर, सेंटर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। देन हमारे पास आएगा, ये हमारे पास थे आउटलेट्स, यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट, देन हमारे पास आएगी टोटल कॉस्ट। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक्स से मैं लेके जाऊंगा बी पे 10 यूनिट्स, ये यूनिट्स 10 है और ये पर यूनिट कॉस्ट है। तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक्स से बी पे लेके जाऊंगा 10 यूनिट्स एंड पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 30 रुपीज़ है। देखो जो ये मेन जो वैल्यू लिखी होती है ये कॉस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन से हमने उठाई है, क्वेश्चन में 30 दे रखी है, क्वेश्चन ने कहा था ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट ये है, तो इसका मतलब ये यूनिट्स हैं, जो कट करने के बाद जो वैल्यू आती है ये हमारी यूनिट्स होती हैं। तो एक्स से लेके अब सी पे जाएंगे तो 20 यूनिट्स एंड 40 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट। एक्स से सी पे जाएंगे तो हमारे पास आएगी 20 यूनिट्स एंड 40 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट। देन हमारे पास है एक्स से, अगर हम सेंटर एक्स से लेके ई पे जाएं तो हमारे पास आएगी 10 यूनिट्स एंड 40 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट। एक्स से ई पे हमारे पास आएंगी 10 यूनिट्स एंड 40 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट। देन हमारे पास दिए वाई से ए पे 20 यूनिट एंड 35 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट। वाई से ए 20 यूनिट्स एंड 35 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट। देन हमारे पास है, ये हमारा y है, y से a के बाद हमारे पास और y पे कुछ भी एलोकेट नहीं था। z से a पे 5 यूनिट 40 रुपीज़ पर यूनिट, z से a पे 5 यूनिट्स एंड 40 रुपीज़ पर यूनिट। देन हमारे पास आएगा z से d पे 30 यूनिट 35 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट। ये हमारे पास आएगा अब z से d 30 यूनिट्स एंड 35 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट। देन z से e पे हमारे पास आएगा, देखो z से e पे आएगा 5 यूनिट एंड 30 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट। z से e 5 यूनिट्स एंड 30 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा आपका 800, 40 इंटू 20 में 800, देन ये आपको होएगा 400, देन 35 इंटू 20 कितना, 35 इंटू 20 700, देन ये आएगा आपका 5 इंटू 40 200, देन 35 इंटू 30 ये आपका आएगा 1050, देन ये आपका आएगा 150। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 300 प्लस 800, 300 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 200 प्लस 1050 प्लस 150, ये आएगी आपकी 3600 की कॉस्ट। ये लीजिए, ये आपका इलस्ट्रेशन कंप्लीट है। ये हमें ऐसे इलस्ट्रेशन सोल्व करना था। ठीक है, कोई वीडियो पॉज करके अगर लिखना चाहे या उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। अब हमारा देखते हैं क्वेश्चन में कितना आंसर है।
ये देखिए 3600 का ही आंसर है, ठीक है, 3600 रुपीज़ का आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, ऊपर मेरा मेल जो है मेंशन है, देखो आप मेल कर सकते हो या फिर वीडियो के कमेंट में जो है आप लिख सकते हो, किसी भी तरह का कोई डाउट है, ठीक है, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आप अपने स्टेप्स को देख लीजिए, हमने स्टेप्स क्या फॉलो किए ये, इन स्टेप्स को आप जो है वीडियो में से पॉज करके सारे स्टेप्स को आप नोट कर लो, सारे स्टेप्स को आप नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन उठाओ और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करो। जैसे ही आप 1 से 2 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ये स्टेप्स आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे। अभी देखने में शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको किया था मेरे को इतना कॉम्प्लिकेटेड लगा था कि मेरे को लगा था मैं इस टॉपिक को छोड़ दूँ, ठीक है, पर लेकिन जब मैंने 1 से 2 इसके इलस्ट्रेशन सोल्व किए तो उसके बाद बिल्कुल ईजी लगा, ठीक है। अब अगर किसी को लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है तो डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है ये, बस 1-2 क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना और ये वाले स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और इन स्टेप्स को आप एक बार नोट कर लेना, ठीक है। चलो चलो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कवर करेंगे, वरना वीडियो जो है अगर इसमें सेकंड पार्ट और हमने इसमें इंक्लूड किया तो वीडियो जो है उसकी लेंथ काफ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हम बाकी के जो इतने भी इलस्ट्रेशन बचे हुए वो नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे, ठीक है। उसमें अलग अलग सिचुएशन देखेंगे कि जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास ये 7 = 7 हो गया था, m+n - 1 = 7 हो गया था, यहाँ पे 7 = 7 था हमारा, जो ये कंडीशन है फुलफिल हो गई थी। अगर इनकेस ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो क्या होगा, वो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आएगा, ठीक है, जो इलस्ट्रेशन अब अपकमिंग होंगे उनमें आएगा। और इनकेस जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो वैल्यू थी, ये सारी हमारी नॉन नेगेटिव थी, मतलब सारी वैल्यू पॉजिटिव में थी, तो इस वजह से हमारा आंसर बिल्कुल जो है जो हमने निकाला था वो ऑप्टिमम था। लेकिन अगर इनमें से कोई वैल्यू नेगेटिव हो जाती, कोई भी वैल्यू अगर इनमें से नेगेटिव हो जाती तो हमें क्या करना है, अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो जाती तो हमें क्या करना है वो हम अपकमिंग इलस्ट्रेशंस में देखेंगे, ठीक है। और ये नेगेटिव किस वजह से होगी, देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये 10 सिलेक्ट किया था और हमारे पास ऑप्शन थे इस सेकंड वाले में, देखो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, मैं चाहता तो ये सिलेक्ट कर सकता था, ये कर सकता था, ये कर सकता था, मैंने इसको सिलेक्ट किया। क्यों किया, क्योंकि जब भी मैंने ये बात नोट की है, जब मैं यहाँ पे जो यहाँ पे इस रो, यहाँ पे जो रो में होती हैं वैल्यूज, यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो है मेरी वैल्यू, जो ये वैल्यू है, ये वैल्यूज ये नेगेटिव आने के चांस कम हो जाते हैं, ये बात मैंने नोट की है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता तो शायद मेरा इनमें से कोई वैल्यू, अगर मैं इनमें से सिलेक्ट कर लेता कोई 10, तो शायद इनमें से कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाती, और नेगेटिव आ जाती तो मेरे को एक एडिशनल स्टेप फॉलो करना पड़ता। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके सामने ये सिचुएशन है कि 10 यहाँ पे भी है और सेकंड रो में 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इन तीनों में से कोई एक 10 सिलेक्ट कर सकते हो आप, तो आप जो यहाँ पे हो, यहाँ पे इस वाले रो में हो, इन वाले रो में हो, तो उसको सिलेक्ट करना, यहाँ पे कोशिश करना यहाँ पे ना सिलेक्ट करो, आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, ठीक है। चलो बाकी काम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और क्या बोले, आप सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो CMA के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल के चाहे इंटर क्यों, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अगर पसंद आई है, आपको लगता है कि जो स्टेप्स बताए हैं वो बिल्कुल ईजी और बिल्कुल आपको जो है फॉर्मल वे में बताए हैं, ठीक है, किसी तरह कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।